दोस्तों आज हम देख रहे हैं एमसीक्यू शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। तो ये आपका सब्जेक्ट कोड नंबर 903 है। इससे पहले 901 और 902 के एमसीक्यू मैंने करवा दिए थे और जो लेंदी वीडियोस हैं, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके एमसीक्यू बनेंगे कुछ। तो जैसे कि पहला एमसीक्यू देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वंचित बालकों की समस्या है। तो वंचित बालकों की समस्या ये हो सकती है कि वे असुरक्षा की भावना अनुभव करते हैं, यानी कि उनको असुरक्षा लगती है क्योंकि वो वंचित हैं, और आत्म प्रेम से पीड़ित भी हैं, यानी कि उन्होंने प्रेम भावना भी नहीं देखी है। तो दोनों ही इसमें सही है। निम्न आकांक्षा स्तर भी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आकांक्षा जब भी होगी जब कोई उनकी देखभाल करेगा। तो वंचित हैं, किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनकी आकांक्षा स्तर भी निम्न होगी, यानी कि उपयुक्त सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ और नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं आप नोट्स के लिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 8469022568। आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता है, जिनको सीखने की अक्षमता होती है उनकी क्या विशेषता होती है, ये आपको बताना है। तो देखो, अतिक्रियाशीलता भी होती है उसमें, और अवधान में समस्या भी होती है, यानी कि वो जो समझना चाहते हैं ना उसमें भी समस्या होती है, अतिक्रियाशीलता होती है उनके अंदर। तो दोनों ही सही है इसमें, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है पठन अयोग्यता का कारण है। तो पठन अयोग्यता का जो मेन कारण है वो क्या है? वंशानुक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पुरुष तत्व का सकारात्मक पक्ष बताना है। तो पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष का मतलब क्या हो गया कि वो कुछ अच्छा करता होगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। परिवार के प्रति समर्पण, यानी कि कोई पुरुष है उसका पुरुषत्व तभी दिखाई देगा जब वो परिवार के प्रति समर्पण हो, समर्पित होगा। नारी समानता का अभाव, नारी है तो वो पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। अधिकारों का दुरुपयोग, ये भी इसकी सकारात्मक पक्ष नहीं है, नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा परिवार के प्रति समर्पण, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है। तो समूह भावना, जो ग्रुप का जो भावना होती है वो कहाँ पर होगा? घर में ग्रुप नहीं होता, कुछ सदस्य होते हैं। ठीक है, मंदिर में तो आप कभी जाओगे तो ग्रुप भावना का मतलब ही नहीं है। ठीक है, विद्यालय में ग्रुप भावना विकसित होती है, क्योंकि विद्यालय में हर रोज जो है हम विभिन्न विद्यार्थियों से मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आराम से अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आंसर मैंने ऊपर ही बता दिए थे। तो ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है इसमें देखो क्या पूछा गया, दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको ऑप्शंस दे सकता है इस तरह से कुछ, और इसमें से बोलेगा कि जो यहाँ पर रिक्त स्थानों में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, खाली स्थान बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक है। तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक जो है वो कौन से बालक होते हैं? वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, खालिस्तान पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम है। तो हम कहेंगे जो आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है वो समावेशी पाठ्यक्रम है। ठीक है, बालकों को देख करके ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे चौथा ऑप्शन भरोगे आप। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शंस बता रहा हूँ। इन ऑप्शंस में से आपको टिक करना है। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से आपको टिक करना है। ठीक है, अब देखिए, ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका छठा हो जाएगा, नंबर 6। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना होगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भाई ये ऑप्शन इसमें आएंगे। आपको जब आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे बाल केंद्रित कहाँ लिखना है, तो बाल केंद्रित यहाँ पे आ रहा है। फोर्थ नंबर प्रतिभाशाली जो है आपका पहले नंबर में आएगा है। और ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है 1821 में किया गया था। लुई ब्रेल ने किया था, जो खुद जन्मजात अंधे थे, उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे आपका छठा ऑप्शन आ गया। इस तरह से नारीवाद, नारीवाद क्या है? नारीवाद जो है नारी
से खालिस्तान संबंधित आंदोलन है, तो सशक्तिकरण से संबंधित आंदोलन है। नारीवाद का मतलब होता है नारी के लिए जो है आंदोलन, उसको सशक्त शक्ति प्राप्त करवाना। तो यहाँ पे सशक्तिकरण जो है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है शिक्षक की भूमिका विद्यालय में खालिस्तान की होनी चाहिए तो सुविधादाता की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं आपको। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो सेम आंसर यहाँ से टिक कर लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके इंग्लिश स्कूल इंग्लिश मीडियम के लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाक्य में उत्तर देने का बात हो रहा है, तो वंचित शब्द का अर्थ लिखिए। तो वंचित शब्द का है अभाव द्वारा चिन्हित, मतलब किसी ना किसी का अभाव है, कुछ ना कुछ उनके साथ जो है कमी हुई है, तभी वो वंचित शब्द जो है वंचित उनके लिए लगाया जाता है। तो अभाव द्वारा चिन्हित बच्चे जो होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वंचित। शब्द का अर्थ जो है आप इस तरह से बता सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए मैंने लिख रखा है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित, और थोड़ा सा हम इधर ले लें ताकि आपको दिखाई दे कि इसमें क्या क्या है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक, ठीक है, यानी कि शारीरिक रूप से कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनको विकलांगता हो या फिर कैसी भी परेशानी हो, और जो सामान्य बालक है जिनको कोई परेशानी नहीं है, वो दोनों ही साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है समावेशी शिक्षा। लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहते हैं? लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेखन संबंधी अयोग्यता का मतलब होता है जिसको हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने में समस्या। पूछ लेता है कभी कभी डिस्ग्राफिया से संबंधित समस्या है, लेखन संबंधी, श्रवण संबंधित, ठीक है, और दूसरा और भी ऑप्शंस दे देगा, या फिर उपयुक्त सभी। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लेखन संबंधी अयोग्यता को डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। इस अयोग्यता के कारण छात्र निश्चित लेखन नियमों का पालन न करते हुए खराब लेखन करने लगता है। क्या? तो ये हो गया लेखन संबंधी अयोग्यता। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे उससे पूछा गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब है पितृसत्ता का अर्थ लिखिए। पितृसत्ता का मतलब होता है पिता की सत्ता। ठीक है, पिता द्वारा शासन, समाज में परिवार में जो पिता है उसका शासन चले, उसी को पितृसत्ता हम कह सकते हैं। तो इसका अर्थ सिंपल सा हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। उसको चाहे तो एक शब्द में जो है आप एक वाक्य में भी, बड़े वाक्य में लिख सकते हैं। लिंग उत्पीड़न क्या है? तो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर पक्षपात या भेदभाव को लिंग उत्पीड़न कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिंग उत्पीड़न की छोटी सी परिभाषा जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन बनता आपका जिसमें पूछा जाता है पूर्व आग्रह क्या है? पूर्वाग्रह क्या है? ये कभी कभी बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछे तो ये प्रश्न बनता है आपसे। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, किसी वस्तु या व्यक्ति को बिना देखे, बिना समझे, बिना तोले उसके बारे में सही गलत या कोई भी धारणा कायम कर लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। यानी कि अपना मत दे दिया। जैसे हम नहीं बोलते कि यार सेव कैसा होगा, मैं बोलूंगा सेव तो मीठा ही होता है। तो सेव आप देखते हो कि मीठा भी होता है, और कुछ सेव आपने कभी खाए होंगे तो कुछ सेव मीठे से ज़्यादा मीठे ना होकर के खट्टे खट्टे से होते हैं। तो वो पूर्वाग्रह है कि सेव अगर नाम ले लिया तो मीठा ही होगा। हमने उसको देखा नहीं, ठीक है, सेव को देखा नहीं, ठीक है, देखे बिना ही हमने अंदाज़ा लगा लिया, बिना समझे उसको अंदाज़ा लगा लिया, बिना उसके उसका मतलब झलक पाए हमने अंदाज़ा लगा लिया कि वो मीठा ही होगा। तो लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो मीठा ही हो। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह होता है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अगला जो क्वेश्चन है, जेंडर की कोई एक परिभाषा लिखिए। जेंडर की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जेंडर क्या होता है इस तरह से पूछ सकता है, लिंग क्या होता है ये पूछ सकता है। तो देखिए जीव विज्ञान के अनुसार जेंडर जो है जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक का मतलब है कि स्त्री या होगा या पुरुष होगा। ठीक है, जीव विज्ञान के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार जेंडर जो है महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक संरचना है। ठीक है, ये छोटा सा एक जो है इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी।
अगला जो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि कोई परिभाषा आपको याद ना हो, यानी कि परिभाषा तो याद है लेकिन वो परिभाषा किसने दी है वो याद नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल परिभाषा लिख के आ जाओ। किसके अनुसार है किसके अनुसार नहीं है वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि वुडवर्थ के अनुसार आपसे पूछा तो नहीं है कि आप बताइए कि जेंडर की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार क्या होगी या स्किनर के अनुसार क्या होगी, मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर वो पूछता है कि स्किनर के अनुसार से इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आपको स्किनर की परिभाषा ही लिखनी पड़ेगी। नहीं तो आप कोई भी परिभाषा, आपको जो याद है वो परिभाषा लिख सकते हो, भले ही आपको याद ना हो कि वो परिभाषा किसने दी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तात्पर्य पूरे भारत में लड़कियों को बचाने और लड़कियों को शिक्षित करने की योजना से है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो शारीरिक रूप से भिन्न बालक कुछ इस तरह से हो सकते हैं, अंधे या फिर कमजोर नजर वाले बालक, श्रवण विकलांगता हो सकती है उनके अंदर, वाक या वाणी विकलांगता हो सकती है, अपंग बालक आ सकते हैं, नाजुक या दुर्बल दुर्बल बालक जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ग्रसित रहते हैं, कुपोषण के शिकार रहते हैं, तो उस तरह के बालक जो इसमें आते हैं। शारीरिक विकलांगता की एक परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पे भी देखिए परिभाषा पूछिए, लेकिन हमें ये तो नहीं बोला ना कि आपको ये परिभाषा किसके अनुसार बतानी है, तो आप किसी की भी परिभाषा जो है लिख सकते हो। तो शारीरिक विकलांगता एक शारीरिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की कार्य करने और चलने फिरने से लेकर के संचार करने से लेकर खुद की देखभाल करने तक की गतिविधियों को करने की क्षमता को सीमित कर देता है। यानी कि ना तो वो चल फिर सकता है, या चलेगा तो बहुत ही संभल के चलेगा या किसी सहारे से चलेगा, बोल करके वो अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर सकता, संचार के माध्यम से जो है अपनी खुद की देखभाल नहीं कर सकता। अगर उसको नहाने जाना है, बाथरूम जाना है या कुछ भी करना है, कोई भी दैनिक गतिविधि करनी है, उसके शरीर में कोई दोष है, तो इस तरह की स्थिति वाले जो बालक होते हैं वो शारीरिक विकलांगता वाले बालक कहलाते हैं। इसकी ये परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया नोट्स के बारे में कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैसेज जो है इस नंबर पे आप कर सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय श्रवण बाधिता क्या है? तो हम बोलेंगे मस्तिष्क में तंत्रिका मार्गों और श्रवण केंद्रों की क्षति केंद्रीय श्रवण बाधिता होती है। यहाँ पे केंद्रीय श्रवण बाधिता होती है। ठीक है, बाधिता है जिसमें कोई व्यक्ति सुन सकता है लेकिन जो सुनता है उसे समझने में कठिनाई होती है, इसी को बोलते हैं केंद्रीय श्रवण बाधिता। सुन तो सकता है लेकिन वो उसको समझ नहीं पाता है, उसको समझने में उसको कठिनाई होती है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? तंत्रिका मार्गों और श्रवण केंद्रों में जो है क्षति हो जाती है किसी न किसी कारण से मस्तिष्क में। ठीक है, आगे जो है नारित्व से आप क्या समझते हैं? जैसे पुरुषत्व से क्या समझते हैं, इसी तरह से नारित्व से क्या समझते हैं? तो नारित्व आमतौर पर महिलाओं और लड़कियों से जुड़े गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का समूह होता है। ठीक है, हो गया। आइए चलिए, और नारित्व जो है महिला सशक्तिकरण का एक उपकरण है, ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी तो ये मेन डेफिनेशन ये हो जाएगी। जब नहीं आए तो याद रखिएगा, कुछ भी आपको याद है जो मैं बता रहा हूँ, कोई से भी क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। यानी कि 901 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन उठा के 902 में पूछ लिया जाए, 901 एग्जाम में ना दिया गया हो, लेकिन 901 की पुस्तक में से कोई सा क्वेश्चन उठा के 903 में पूछ सकता है। ये एमपी डीएलएड की एक समस्या ये है कि इनका कोई फिक्स बिल्कुल पैटर्न नहीं है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न नहीं है। बस ये बताते हैं कि इतने एमसीक्यू इतने रहेंगे, आपके 2 नंबर के इतने क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज कितने कितने नंबर के आएंगे, चैप्टर का भी नंबर दिया होता है कि ये आपका ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट तो हम नोट्स में देते ही हैं आपको, तो उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जब एग्जाम पेपर डिजाइन करता है तो वो चीज़ें थोड़ा सा वो उसको माइंड से निकाल देता है, ब्लूप्रिंट भूल जाता है। कई बार आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही नहीं, आपको आप कितने भी अच्छी बुक्स खरीद लो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ी समस्या है पाठ्यक्रम की। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो हमारे नोट्स ले रहे हैं उससे आपको जो सॉल्यूशंस प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं जो भी मिल जाएंगे, और जो एमसीक्यू हैं और फिलअप्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति हैं, वो सारे के सारे वन वर्ड है, वो भी आपको मिल जाएंगे नोट्स के माध्यम से। सही विकल्प चुनिए। समावेशित शिक्षा व्यवस्था आधारित है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था किस पे आधारित है ये आपसे बोल रहा है। तो देखिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था जो है हमने अभी बताया था कि वो कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा जो है बाल केंद्रित होता है, इसमें समावेशन किसका होता है? बाल केंद्रित होता है ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। एबेकस का प्रयोग किस विषय में होता है? एबेकस का प्रयोग आप देखा होगा, एबेकस क्या होता है? आपने खिलौनों की दुकानों में गए होगे कभी आप, तो इस तरह का एक स्लेट जैसी ये स्क्वायर टाइप में आता है। ठीक है, और इसमें जो है इस तरह से अंदर इस तरह से रॉड रहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे रॉड रहते हैं सर, आपको याद आ गया होगा, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, मैप मिल इसका इमेज मिल जाएगा। और इसमें छोटे 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 यहाँ पे गोले होते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, इसको आप सरका सकते हो, इधर उधर सरका सकते हो, इसमें रहेंगे कुछ, इसमें रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये अबेकस होता है। तो इस अबेकस का काम क्या है, गणित शिक्षण में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गणित आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष। अब देखिए सकारात्मक पक्ष पूछा पूछा था, तो हमने बताया उसको कि परिवार के प्रति जो है समर्पण जो है उसका सकारात्मक पक्ष है। तो परिवार के प्रति समर्पण तो उसका सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष क्या है वो देखना है। नारी की सुरक्षा, ये भी उसका सकारात्मक पक्ष है, ठीक है। धर्म के अनुरूप दायित्व, ये भी इसका सकारात्मक पक्ष है। देखिए कई बार क्वेश्चन होता है ना, पुरुषत्व क्या होता है समझाइए, या इसके पक्ष का उल्लेख कीजिए, तो आपको एमसीक्यू में ही दे देता है। आपको याद होना चाहिए कि यार एमसीक्यू में ऊपर ही तो लिखा था, धर्म के अनुरूप जो है ये सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पूछेगा तो अधिकारों का दुरुपयोग है, ठीक है। नकारात्मक का मतलब हो गया अधिकारों का दुरुपयोग। एमसीक्यू कई कई क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं जिनको मैं सॉल्व करवाता रहता हूँ, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो उन जब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है तो देखा है कि जो एमसीक्यू है ना, उसी एमसीक्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा करके आपको फिर से दिया गया है, और उसमें आंसर दिया गया एमसीक्यू में कि भैया ये 3 पॉइंट लिख देना तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष का उल्लेख कीजिए। अगर आपसे ये आ जाए आगे क्वेश्चन, तो अरे ये क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है, क्या करूं। तो देखिए पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष तो यहाँ पूछा है, हमने बता दिया। जो इसके अलावा जो है वो तो सकारात्मक है। अगर सकारात्मक पूछता तो सकारात्मक हम टिक करते, तो बाकी जो बचे हुए होते तो नकारात्मक होते। तो हम तो एग्जामिनर के क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो। पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष क्या है, यानी पिता का शासन जो है, पिता द्वारा शासन है, उसका सकारात्मक पक्ष क्या है। तो शक्ति असंतुलन। तो देखिए शक्ति का असंतुलन होगा वो सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक होगा। घरेलू हिंसा करेगा तो सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक होगा। नारी इच्छा का सम्मान करेगा तो वो सकारात्मक होगा। असंतुलित विकास जो है ये भी नकारात्मक है। अगर पितृसत्ता का नकारात्मक पक्ष पूछता तो मैं लिखता शक्ति असंतुलन, घरेलू हिंसा और असंतुलित विकास, ये तीनों के तीनों नकारात्मक पक्ष होते। अगर बड़ा क्वेश्चन बनता तो मैं नीचे ऊपर से ही एमसीक्यू से ये 3 पॉइंट ले लेता। अगर ये सकारात्मक पक्ष पूछता है तो नारी शिक्षा का सम्मान जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको यही चीज समझनी है कि कुछ एमसीक्यू में या कुछ फिलअप्स में ही आपको आंसर्स दिए जाते हैं ऐसे, जो आप आसानी से गैस कर सकते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है उस केवल मेन पॉइंट को लिख दो यार। आप शक्ति का असंतुलन, घरेलू हिंसा, ठीक है, और असंतुलित विकास, इस तरह के अगर आप 2-3 पॉइंट लिखते हो और इसको हाईलाइट कर देते हो कि पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो एग्जामिनर ऑब्वियस सी बात है आपको पूरे नंबर दे देगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, व्यापक, नई दिल्ली, नारी की योग्यता का सम्मान, 1992 और गणितीय कमी। तो इनको इन ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम जो है खालिस्तान में पारित हुआ तो 1992 में पारित हुआ, ऑप्शन यहाँ पे हमारे को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है समावेशी पाठ्यक्रम जो है कैसा होता है, व्यापक है, ठीक है, व्यापक है ये, तो यहाँ पर दूसरे में व्यापक आ जाएगा। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर की बात कर रहा है, डिसकैलकुलिया से तात्पर्य है गणितीय कमी, ठीक है। तो यहाँ पे गणितीय कमी जो है आपका ये वाला ऑप्शन है, तीसरे में ये आ जाएगा। इसी तरह से भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है, तो यहाँ पर नई दिल्ली का ऑप्शन है आपके पास में। इसके बाद जो है पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप खालिस्तान है। अभी अभी हमने देखा था नारी की योग्यता का सम्मान करना, नारी के प्रति सम्मान, अभी अभी ऊपर देखा था, देखो अभी अभी जस्ट ऊपर देखा था, नारी इच्छा का सम्मान, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तब भी है, आप आराम से भर सकते थे क्योंकि आप एमसीक्यू पढ़ के आए थे और यहाँ पर जो है उसका आंसर आप दे सकते थे। तो यही चीज़ है, आपको थोड़ा सा अपनी समझदारी को विकसित करना होगा, दिमाग लगा के आंसर दीजिए आराम से। ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं, वही सेम है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आगे आते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है। तो ऐसी शिक्षा, अभी मैंने एक एक आपको डेफिनेशन बताई थी, यहाँ पे भी आपको फिर से डेफिनेशन बताता हूँ। ऐसी शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था जो सक्षम और असक्षम दोनों बालकों को एक साथ प्रदान की जाती है, समावेशी शिक्षण कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। बालिका शिक्षा से क्या समझते हैं, तो बालिका शिक्षा मतलब सभी जातियों, नस्लों और वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के कौशल और ज्ञान का विकास करना है बालिका शिक्षा। अच्छा, ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए है, तो ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री जो है दृष्टि दिव्यांग बालकों के लिए उपयोग की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, नारीत्व क्या है, अभी अभी मैंने बताया था। नारीत्व क्या होता है, महिला लिंग की गुणवत्ता या प्रकृति होती है, ये तो ठीक है। नारीत्व क्या होता है, नारीत्व महिला लिंग की गुणवत्ता या प्रकृति होती है, ये पूरा एक साथ है। जो नारीत्व है ये महिला लिंग की गुणवत्ता या
प्रकृति होती है, या फिर हम कह सकते हैं नारीत्व जो महिलाओं लड़कियों से जुड़ी विशेषताओं और व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह होता है नारीत्व। अभी अभी मैं नारीत्व का ऊपर भी डेफिनेशन दे चुका हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको दिमाग से अपना डेफिनेशन लिखना है सही तरीके से। डेफिनेशंस बहुत सारे होते हैं, एक ही क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे होते हैं। ऐसा थोड़ी कि नारीत्व के बारे में मैंने जो लिखा है, क्या डीएलएड के 2 लाख 2.5 लाख अगर जो बच्चे बैठते हैं तो वो क्या सेम टू सेम यही डेफिनेशन लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। वो भी डेफिनेशन नारीत्व का अलग लिखेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स चेंज करेंगे। तो यही चीज़ है कि आप क्वेश्चन को रटे ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के समझें। पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष बताइए। अभी अभी मैंने बताया था ऊपर कि सकारात्मक पक्ष क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पुरुषत्व से हमारे समाज के पुरुषों में अपने समाज की रक्षा की भावना पैदा होती है, ये सकारात्मक पक्ष है। इसके अलावा सकारात्मक पक्ष अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ फिलिप्स आपको दिया गया है। पुरुषत्व में जो है इसका सकारात्मक पक्ष धर्म के अनुरूप दायित्व होता है उनका, ठीक है। नारी की सुरक्षा करना जानते हैं वो, परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये सारे के सारे यहाँ से आगे आंसर देखा। तो यही बात कह रहा हूँ कि ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन तो यार अभी अभी करके आया हूँ मैं। अब इसके बाद जो है ये आप नोट्स प्राप्ति के लिए यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। समावेशित शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा बिना किसी विभेदन यानी कि भेदभाव के सभी को शिक्षा प्राप्ति का आह्वान करती है। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है और खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते हैं। मतलब आपके अंदर कोई दिक्कत है, अगर आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आईपीएस आईएएस बन रहे हैं जो विकलांग है, ठीक है। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को उनके व्यक्तिक अधिकारों के रूप में जो है स्वीकार करता है। उसके अलावा और भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बना करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, इसमें 2 ही विशेषता लिखनी थी, मैंने काफ़ी विशेषताएं बताई हैं। बालिका शिक्षा में आने वाली 2 समस्याएं लिखिए। तो सामाजिक असमानता है, ये एक समस्या है, सुरक्षा की स्थिति ये भी एक समस्या है, रूढ़िवाद पुरानी परंपरा की जो सोच है वो भी एक समस्या है। तीनों समस्याओं को जो है आप एक एक लाइन में समझाना चाहें तो समझा सकते हैं। सामाजिक असमानता का मतलब है समाज में स्त्री पुरुष को एक नज़र से नहीं देखा जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सुरक्षा की स्थिति की बात करें तो बालिकाओं की सुरक्षा की स्थिति भी इतनी सुदृढ़ नहीं हुई है कि वो अकेले जो है स्कूल कॉलेज कहीं दूर जा सकें। और इस तरह से रूढ़िवाद सोच यानी कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, जिसमें स्त्री के प्रति जो है रूढ़िवादी विचारधारा है कि औरतें जो है घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही काम करें। ये रूढ़िवादी विचारधारा होती है। वंचित बालकों के 2 समस्याएं लिखिए। वंचित बालकों के बहुत सारी समस्याएं। वंचित बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है। वंचित बालकों का सांस्कृतिक स्तर भी निम्न होता है। वंचित बालकों में सांसारिक ज्ञान का अभाव होता है। वंचित बालकों में रुचियों का अभाव होता है। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में श्रवण बाधित बच्चों के 2 लक्षण लिखिए। तो श्रवण बाधित जो नहीं सुन सकते हैं उनके क्या लक्षण हो सकते हैं? तो हम बता सकते हैं अनुदेशन का अनुसरण करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि आप जो उनको निर्देश दोगे वो उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। इनमें अवधान का अभाव होता है, यानी कि ये जो है बिल्कुल अपना माइंड जो है एकाग्रत नहीं कर सकते हैं। अपने सिर को एक तरफ मोड़ कर बात को सुनने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। यानी कि अपना कान जो है उस बात की तरफ लगाएंगे, आपको चेहरे से नहीं देखेंगे, वो कान करेंगे आपके मुंह की तरफ कि आपको ढंग से जो है उसकी बात को आप समझ पाए। मंद बुद्धि होने के 2 कारण लिखिए। जहां आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप कारणों में बता दोगे। मंदबुद्धि तो आनुवांशिक कारण हो सकता है, यानी कि माता पिता खानदान से चला आ रहा है। पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है ऐसी व्यवस्था ना हो जो सुचारू रूप से हो, अच्छा हेल्दी खाना ना मिल रहा हो, अच्छा वातावरण ना हो, सामाजिक की स्थिति जो है वहाँ पे सही ना हो, तो इस तरह की जो होगी तब भी मंदबुद्धि हो जाएगा। और लंबी बीमारी हो या मस्तिष्क में चोट लग जाए, इसका कारण भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसके कारण है। इसके बाद जो है पुरुषत्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे देखिए किसी के अनुसार है, बैरन के अनुसार मैंने दिया है, बाकी आप जो है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। पुरुषत्व जो है लिंग भूमिका पहचान की एक चरम सीमा है, जिसमें नर भूमिका के परंपरागत रूप का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। इसमें स्त्रियों के प्रति जो है निर्दयी लिंगीय व्यवहार सम्मिलित है। ये जो है ये एक जो है क्या है डेफिनेशन है पुरुषत्व की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षण शास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें एक है, इसमें सामान्य मानसिक विकास संभव है, ये पहली विशेषता है, ठीक है। दूसरा जो हम बता सकते हैं, इसमें यह सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है और साथ ही साथ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ये आपसे जो है 3 विशेषताएं जो है समावेशी शिक्षण की 3 विशेषताएं बोले या समावेशी शिक्षण शास्त्र की 3 विशेषताएं बोले तो ये 3 विशेषताएं ही इसमें मेन रूप से काउंट की जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की 3 विशेषताएं लिखिए। इसमें अथवा ऑप्शन है।
तो इनका डील डॉल उचित होता है और वे अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियां प्रखर होती हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। ये साधारण बच्चों की अपेक्षा बैठना, खड़े होना, दांत निकालना तथा बोलना छोटी आयु में ही सीख जाते हैं। तो ये इस प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं। इनकी बुद्धि लब्धि जो है सामान्य बालकों से अधिक होती है, ये भी आप बता सकते हैं इसमें। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो उद्देश्य बहुत सारी हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना, जिससे प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके तथा अधिगम स्तर को ऊंचा बना सके। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है, क्योंकि अनेक अक्षम बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का समावेश पाया जाता है। इन प्रतिभाओं के विकास हेतु समावेशी शिक्षा में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। और समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रमुख बाधाओं का निराकरण करना है। ये बाधाएं पाठ्यक्रम, शिक्षण, शिक्षण विधियां, समुदाय आदि से संबंधित हो सकती हैं। समावेशी तो शिक्षा में इन समस्याओं का समाधान अनिवार्य रूप से यानी कंपलसरी रूप से किया जाता है। अब अगला जो प्रश्न है उसको बात करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष जो है क्या होगा? देखो, परिवार के प्रति समर्पण जो है ये सकारात्मक पक्ष है। धर्म के अनुरूप दायित्व ये भी सकारात्मक है। योग्यता का अनुरूप दायित्व ये भी सकारात्मक है। नारी स्वतंत्रता का अभाव होता है। जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज होगा उसी को पुरुषत्व कहते हैं, उसमें नारी की स्वतंत्रता का अभाव होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। समूह भावना का विकास तीव्र गति से, अभी मैंने बताया था, विद्यालय में होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की आधुनिक धारणा जो है वो क्या है? समावेशी शिक्षा है। और गणितीय विकलांगता का कारण क्या होता है? वो तंत्रिका तंत्र में चोट या मस्तिष्क में चोट हो सकती है। ठीक है, मेन तो तंत्रिका तंत्र में चोट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक लब्धि का सूत्र। तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र होता है शैक्षिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए, तो बुद्धि लब्धि में यहाँ पे आ जाता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा में 100। ठीक है, शैक्षिक का पूछा है तो शैक्षिक आयु, अगर बुद्धि लब्धि का पूछेगा तो यहाँ पे मानसिक आयु लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कैसा है उसको भी देख लेते हैं। ये तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही रखा है मैंने कि नोट्स के लिए आप कर सकते हैं कॉन्टेक्ट इस तरह से। और दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुन करके स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4, और सारे ऑप्शंस मैंने भर दिया है। 4 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ सारे ऑप्शन सही है। पठन पठन अयोग्यता का कारण खाली स्थान है। तो पहला जो है पठन अयोग्यता, यानी कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि श्रवण दोष। ठीक है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं यानी कि आपने जो चीज़ वहाँ पे बताई गई है वो सुना ही नहीं है, तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका ये पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से कम होती है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवाद नारी खाली स्थान से संबंधित प्रक्रिया है। तो नारीवाद जो है नारी सशक्तिकरण या फिर अधिकारों से संबंधित प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो है अधिकार है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आ जाएगा। खालिस्तान बालक मौखिक संचार में भिन्न बालक होते हैं। मौखिक मतलब मुंह से बोलना, तो उनको वाक क्षति युक्त बोल सकते हैं। तो वाक क्षति युक्त बालक जो है मौखिक संचार में भिन्न बालक होते हैं। और खालिस्तान समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषता है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं विविधता जो है ये क्या है? समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषता है। विविधता जो है समावेशी शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शंस के हिसाब से हमें चूज करना होगा। इस तरह के आपके फिलअप से जो इंग्लिश मीडियम में विद्यार्थी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ जाइए, एक वाक्य में जो उत्तर पूछे गए हैं आपसे, ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम बताइए। तो मैंने बताया था लुई ब्रेल है, 1821 में इन्होंने विकसित किया था इस लिपि को। पुरुषत्व का अर्थ लिखिए। तो पुरुषत्व पुरुषों और लड़कों से जुड़े गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह होता है, जिसमें नारी का प्रति सम्मान हो सकता है, धर्म के प्रति कर्तव्य हो सकता है। ये सारी चीजें अभी अभी हमने पढ़ी थी ऊपर। लिंग भेद क्या है? तो लिंग भेद किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर पक्षपात या भेदभाव को कहा जाता है। जेंडर शब्द का अर्थ लिखिए। जेंडर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं को जो है जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समावेशी पाठ्यक्रम क्या है? समावेशी पाठ्यक्रम सार्वभौमिक होता है और इसका उद्देश्य विशिष्ट समूह के छात्रों सहित सभी अन्य छात्रों के अनुभव, कौशल और उपलब्धि में सुधार करना होता है। ये सारे के सारे आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब आइए, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो ये 4 तरह के बालक हो सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये कौन कौन से हो सकते हैं? संवेगात्मक रूप से अशांत बालक, सामाजिक रूप से कम संयोजित बालक, और समस्यात्मक बालक हो सकते हैं, और अपराधी बालक हो सकते हैं। विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं लिखी हैं। विशिष्ट बालकों की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि हमने ऊपर देखा था। विशिष्ट बालकों के गुण तथा स्वरूप, बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अलग होती है। ठीक है, विशिष्ट बालक हमेशा ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक
भावनात्मक रूप में एक दूसरे से हमेशा भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालकों को सोचने समझने के विचार करने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। विशिष्ट बालक किसी न किसी मुख्य विशेषता के कारण पहचाने जाते हैं। तो ये बहुत सारी, इसमें से दो ही विशेषता आपको लिखनी थी। लेखन अयोग्यता क्या है? तो लेखन अयोग्यता सीखने की अक्षमता है, ठीक है, जिसमें रचना, बर्तनी, विराम चिन्ह, व्याकरण और हस्तलेखन की समस्याएं शामिल हो सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं नोट्स प्राप्ति के लिए। यही आपका जो मैंने एमसीक्यू कराया देख लिया आपने, और अन्य विषय पूरे के पूरे उपलब्ध करा दिए गए हैं आप लोगों के लिए। और ये जो एमसीक्यू की सीरीज़ थी, इसका ये तीसरा वीडियो था, और भी जो वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे आपके लिए। और जितनी ज़्यादा आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आपका डेट शीट तो एक्सटेंड हो ही चुका है, अभी डेट शीट आगे बढ़ गई, 1 महीने पहले, 1 महीने बाद होगा आपका एग्ज़ाम। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है। जो बच्चे डर रहे थे, जो थोड़े से परेशान थे, हालांकि ये एग्ज़ाम आपके लिए हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है अपने टिकट वगैरह भी करवा रखे होंगे। बहुत दूर दूर से बच्चे डीएलएड के एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उन्होंने होटल्स बुक कर रहे होंगे, रूम्स बुक कर रखे होंगे, टिकट्स बुक करा रखे होंगे। उसमें थोड़ी सी समस्या उनको आने वाली है, फिर से उनको सारा कुछ वापस करना होगा, ये एक समस्या है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने जो एमसीक्यू देखे, कुछ जो चीज़ें समझाई गई हो, उनको आपने विशेष रूप से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे।